एसिड रेन क्या है? एसिड रेन की परिभाषा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? अम्लीय वर्षा। किसके ऑक्साइड? सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपस के अंदर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? जलवाष्प के साथ वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? कितना होता है? 5.6। पीएच स्केल कितने का होता है? 1 से लेके 14 तक। 7 पर क्या होता है? उदासीन। 7 से कम क्या होता है? अम्ल। 7 से ज़्यादा क्या होता है? क्षार। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे। और क्षार क्या होते हैं? कड़वे। और ये क्या होते हैं? उदासीन। इसके अंदर कुछ नहीं रहता, हाँ। और अम्लीय वर्षा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 2। एक होती है आर्द्र जमाव, एक शुष्क जमाव। आर्द्र जमाव क्या होता है? जब वर्षा के रूप में किसके अंदर? बर्फ के रूप में और कोहरा के रूप के अंदर क्या हो? क्या अम्ल क्या है? नीचे आए तो क्या होती है? आर्द्र जमाव। शुष्क जमाव के अंदर धूल के कणों जो कणों के साथ अम्ल नीचे आए उनको क्या बोलते हैं? शुष्क जमाव। और क्या? अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? 7:3। सल्फ्यूरिक अम्ल कितना होता है इसके अंदर? 7 और नाइट्रिक अम्ल 3। इसके अलावा अम्लीय वर्षा में थोड़ी मात्रा में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, ये क्या होते हैं? ये सारे होते हैं। हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की क्या हो रही है? अम्लता बढ़ रही है। अम्लीय वर्षा से नदी, झील, तालाब आदि की अम्लता बढ़ जाती है, जिनके कारण जलीय जीव पर प्रतिकूल प्रभाव। अम्लीय वर्षा में ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को क्या पहुँच रहा है? नुकसान पहुँच रहा है। और हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक से होने वाली क्या है? घटना है। अब क्यों होते हैं हरित प्रभाव? वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी लेयर है? कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटा आवरण होता है और अन्य गैस होती है जो क्या बना लेती है? एक आवरण बना लेती है, जिससे सनलाइट आ तो पाती है लेकिन कम तरंग दैर्घ्य की सनलाइट आ जाती है, लेकिन जो अधिक तरंग दैर्घ्य की है ना, वो कुछ क्या रह जाती है? इस लेयर के अंदर रह जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। और पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 सेल्सियस। अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो कितना हो जाता? -19 सेल्सियस। बाद में अंदर रहने की जगह नहीं होती, बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे। और क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग नीचे क्या है? सौरमंडल के अंदर किसकी तापमान क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इसे वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? वैश्विक जलवायु प्रारूप में बदलाव के लिए। प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारण से होती है क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या है? प्राकृतिक कारण, जैसे 15 से यदि ग्रीन औसत तापमान वहीं से पृथ्वी पर होने वाले जीवन में ये 15 से औसत तापमान जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है, परंतु वर्तमान में इस प्रभाव की तीव्रता के कारण औसत तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी है? 90%। और वहाँ का कितना सेल्सियस तापमान है? 447 सेल्सियस का। देखो 50 सेल्सियस में अपनी क्या हो जाती है? हालत खराब। और वहाँ पे कितनी है? अगर हम इसी प्रकार से क्या किए गए? प्रोडक्शन किए गए, इस प्रकार से क्या किए गए? प्रदूषण करते गए, तो बाद के अंदर हमारी भी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो क्या हो सकती है? मोटी हो सकती है। जितनी मोटी होगी उतना ही तापमान धरती के ऊपर रुकेगा। जितना ज़्यादा रुकेगी पृथ्वी क्या होती जाएगी? टेम्परेचर हाई होता जाएगा। जितना टेम्परेचर हाई होता जाएगा बाद के अंदर क्या होती जाएगी? मरुस्थल की जैसी स्थिति होने लग जाएगी। बाद के अंदर पेड़ पौधे ये सारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। और फिर बाद में क्या होंगे? नष्ट हो जाएगी प्रकृति। और क्या हो जाएगा? ऐसे समझ रहे आप? जलवायु परिवर्तन को एक दिन में हो सकता है क्या? नहीं। एक दिन के अंदर क्या हो सकता है? मौसम खराब हो सकता है। तो एक दिन के अंदर कोई परिघटना क्या है? लंबे समय क्या है? परिघटना। लगभग कितने साल की कंसिडर करते हैं? 100 वर्ष के अंदर इसको क्या करते हैं? अर्थात जलवायु परिवर्तन तात्विक 100 वर्ष के प्रारूप में क्या हुआ? परिवर्तन। इसको बंद होते वो पानी की बोतल भी देना एक बार। ग्रीन हाउस प्रभाव कारण क्या है? प्राकृतिक कारण के अंदर क्या है? CO2, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प, ओजोन, मानव जनित के कारण
CO2, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैस है। फ्लोरिनेटेड गैस के अंदर 3 गैस हैं, HFC हाइड्रोकार्बन, PFC और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा ऐसे हाँ। जिन्होंने आपस प्रभाव को उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार कौन कौन से 4 सेक्टर हैं? एक तो पावर स्टेशन, ऊर्जा संयंत्र, इनसे सबसे ज़्यादा क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती है। कितनी उत्सर्जित होती है? 25%। कितनी उत्सर्जित होती हैं? 25%। एग्रीकल्चर सेक्टर या फॉरेस्ट लैंड, इससे कितने होते हैं? 24%। कृषि से, इंडस्ट्रियल और प्रोसेस से, औद्योगिक परिक्रम से 21% और ट्रांसपोर्टेशन से 14%। कल आर्टिकल आया था किससे? बीजिंग डिक्लेरेशन कब हुआ था? 1995 के अंदर। किससे संबंधित था? वुमन से संबंधित। कितने सेक्टर हैं उनके अंदर? 12 सेक्टर के अंदर। महिलाओं पर अब और किसका उसको प्रभाव पड़ रहा है? एग्रीकल्चर। हाँ, अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या करती हैं? महिलाएं क्या कर रही हैं? कार्य कर रही हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से उन पे ऊपर क्या पड़ रहे हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट। क्या क्या पड़ रहे हैं? फर्टिलिटी लो हो रही है। एक तो फर्टिलिटी और मिनिस्टर साइकिल के अंदर क्या हो रहा है? चेंजमेंट हो रहा है, जो मतलब टाइम पे आना नहीं या ऐसा कुछ। क्या हो रहा है? किसके कारण हो रही है? एनवायरमेंट के कारण। एनवायरमेंट के अंदर चेंज के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। अब कृषि, वन तथा भूमि का उपयोग के अंदर भी कहते 24% और औद्योगिक परिक्रम 21, यातायात से 14, ऊर्जा संयंत्र से कहते 25%। इस प्रकार से। और एक इंटरपैनल ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में निवास समय मीथेन का कितना होता है? 12 वर्ष तक। कार्बन डाइऑक्साइड का 100 वर्ष तक। नाइट्रस ऑक्साइड का 115 वर्ष तक और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का 270 वर्ष तक। ऐसे सल्फर जाएगा 3200। ये देख लेना इसी। कार्बन उत्सर्जन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करने वाले देशों का घटता क्रम बताता हूँ। चीन के अंदर 30%, यूरोपियन यूनियन के अंदर 5%, अमेरिका के अंदर 15%, भारत के अंदर 7%, अच्छा 7, रूस में 5%। हाँ अभी देख बार। अब है क्या? ब्लैक कार्बन। क्या है? ब्लैक कार्बन। ब्लैक नहीं कर ले चालू तो ब्लैक कार्बन। ये क्या होते हैं? ये ठोस कण होते हैं। ठोस कण के रूप में एरोसोल का स्वरूप होते हैं, जो किसी भी ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषक हैं। इनके द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। ब्लैक कार्बन जब बर्फ पर जम जाते हैं तो प्रकाश का अवशोषण को बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? प्रकाश के अवशोषण को। अब ये बोल रहा है, क्या सीधी सी बात बोल रहा है कि ये क्या है? ठोस कण है। क्या है? ठोस कण के रूप एरोसोल का क्या है? स्वरूप होते हैं, जो किसी ईंधन के अंदर क्या है? अब कोई ईंधन का क्या हुआ? आंशिक, पूर्ण तरीके से क्या नहीं होता है? दहन। आंशिक दहन के कारण क्या हो पाते हैं? ब्लैक कार्बन आते हैं। ब्लैक के कारण हिमालय के अंदर वो क्या हो जाती है? वहाँ पे लेयर हो जाती है। वो क्या हो जाती है? ब्लैक। क्या हो जाती है? ब्लैक। अब ब्लैक हो जाती है तो बाद के अंदर वो टेम्परेचर को क्या करती है? ज़्यादा। कोई भी चीज़ है, तुम टी शर्ट अगर ब्लैक पहन के रखते हो तो तुम्हें क्या लगती है? धूप ज़्यादा लगती है, क्योंकि तुम्हारे टेम्परेचर को अवशोषण ज़्यादा होता है। तो हिमालय के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर का ज़्यादा अवशोषण होता है। जिस ब्लैक कार्ड तो रिव्यू से ना कहाँ पे? मतलब यहाँ पे ब्लैक पहन के जाए तो गर्मी। हाँ यहाँ पे भी होता है, वो सेम होता है सब जगह, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे? क्या की जाए? हीट क्या हो जाती है? लेकिन अब जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं वहाँ पे अगर क्या हो गई? तूने उद्योग लगा दिए वहाँ पे। क्या लगा दिए? उद्योग लगा दिए। जब उद्योग के अंदर वो चिमनी कहाँ पे लगी होती है? ऊपर। अब वो चिमनी से क्या जाएगा? कार्बन उड़ता उड़ता जाएगा, ब्लैक कार्बन, और बर्फ़ के ऊपर क्या जाएगा? जम जाएगा। अब बर्फ़ का गुण क्या होता है? एक तो बर्फ़ के अंदर जाता है तो वो क्या होती है? पूर्ण तरीके से क्या होती है? वाइट होती है। जैसे उस पर ऊपर क्या आती है? प्रकाश की किरणें आती हैं, उसका प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। एक भी क्या सिंगल क्वांटिटी भी इसके अंदर ऑब्जर्व नहीं करती। कौन? बर्फ, क्योंकि वो क्या है? वाइट है। वाइट जैसे जैसे आती है वैसे वैसे वापस भेज देती है। लेकिन इंडस्ट्रियल रीजन्स के कारण क्या हो गई? वहाँ पे वो ब्लैक हो गई। अब ब्लैक होने के कारण अब क्या करेगी? वो बर्फ क्या करेगी? उसका अवशोषण कर लेगी। किसका? हीट का। तापमान को क्या करेगी? अवशोषण करेगी। तो क्या होगी? पिघलेगी। पिघलेंगे तो ग्लेशियर पिघलेंगे। तो इसे ब्लैक कार्बन के कारण ये प्रभाव। ये कब होता है?
एरोसोल आंशिक दहन के कारण किसका पूर्ण तरीके से क्या नहीं हो पाओ, किसी अगर क्या करें हम दहन करें वो उसका क्या नहीं हो, पूर्ण तरीके से क्या नहीं हो, जले नहीं और बाद के अंदर वो बच जाए, वो क्या होता है आंशिक दहन। तो ये हो गया। ये कहते हैं ठोस कण के रूप में होते हैं। जो एरोसोल का क्या होते हैं स्वरूप, जो किसी ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होने वाले क्या है वायु प्रदूषक, इनके द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान में की जाती है वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है, क्या की जाती है, ब्लैक कार्बन जब बर्फ पर जमा होता है तो प्रकाश में अवशोषण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, ब्लैक कार्बन जब बर्फ पर जमा होता है तो प्रकाश के अवशोषण को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा रहती है। अवशोषण को बढ़ा लेता है क्योंकि वो अवशोषण कर लेता है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब कार्बन जम जाता है बर्फ के ऊपर, तो परावर्तन नहीं हो पाती पूर्ण तरीके से। क्योंकि बाद के अंदर वो लेयर कैसी हो जाती है ब्लैक, और वाइट होती है तो क्या हो जाती है प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। लेकिन अब इसके कारण क्या नहीं हो रहा, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन नहीं हो रहा, आंशिक क्या हो पा रहा है, परावर्तन हो पा रहा है। जैसे आंशिक परावर्तन होता है जिसके कारण क्या रही है यहाँ पे हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन, बर्फ। जैसे ही हीट, अरे बर्फ क्या करेगी, अगर वास्ते को अपने ऊपर बैठाएगी तो क्या होगा, पिघल जाएगी। तो ऐसे ही ग्लेशियर क्या होंगे, पिघल जाएंगे। अगर जैसे ही ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर क्या होगा, बाढ़ जैसी स्थिति होगी, तबाही होगी चारों तरफ। समुद्र का जो जो वाटर टेम्परेचर वो क्या वाटर बॉडी है वो क्या होगा उनका, समुद्र किनारे जो सिटी है वो डूब जाएगी। अब क्या है, ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन। यह वायुमंडल में पाए जाने वाला कार्बनिक एरोसोल का एक रूप होता है जो पृथ्वी पर सब जगह उपस्थित एवं इसका स्रोत अज्ञात होता है। यह ब्लैक कार्बन के साथ साथ वायुमंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा को भी क्या कर लेता है, अवशोषित करके तापमान को बढ़ाने में क्या करता है योगदान। स्रोत क्या है, मृदा में उपस्थित हुमस जैसे पदार्थ। यह क्या करता है, यह वायुमंडल में पाए जाने वाला क्या एक कार्बनिक एरोसोल है। क्या है, कार्बनिक एरोसोल जो पृथ्वी में सब जगह क्या होता है उपस्थित होता है। इसका स्रोत क्या है, अज्ञात है। ये कोई इसका कोई निश्चित जगह, कोई ऐसा नहीं कि निश्चित जगह से पा रहा हो, क्या है अज्ञात है। यह ब्लैक कार्बन के साथ वायुमंडल में क्या है प्रकाश एवं ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर तापमान बढ़ाने में क्या करता है, कार्य करता है। और मृदा में उपस्थित हुमस जैसे पदार्थ। समझ में आएगा, मैं समझाऊँ नहीं आएगा। क्या है वायुमंडल में पाए जाने वाला क्या है, एक वायुमंडल के अंदर अज्ञात रूप से क्या पाया जाता है, कार्बनिक एरोसोल होता है जो वायुमंडल में क्या पाया जाता है, अज्ञात रूप से पाया जाता है। अब ये पाए हमें कोई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, ब्लैक कार्बन क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था किसको, मतलब तापमान को अवशोषण कर। ये भी अज्ञात रूप से पाके क्या करता है, तापमान का अवशोषण करता है। अब ये नेचर के अंदर कहाँ पे हमारे पास ही पाया जाता है, वहाँ पे क्या कर रहा है, तापमान को क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। तो सीधी सी बात है, तापमान को अवशोषण करेगा तो वहाँ पे क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो ये क्या किसको बढ़ाएगा, गर्मी को बढ़ाएगा। यही बात इसके अंदर लिखी हुई। ये ब्लैक कार्बन के साथ साथ पाया जाता है और क्या है अज्ञात रूप से पाया जाता है। और किसको अवशोषित कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जो भी वहाँ अवशोषित तापमान को बढ़ाने में क्या करता है योगदान। ये क्या, जैसे मृदा में उपस्थित हुमस होता है, क्या हुमस मॉइस्चर है ना, वो होते हैं उसके प्रकार के टाइप का होता है थोड़ा। समझ में आया, जो क्या पाया जाता है अज्ञात रूप से, कोई उसकी क्या निश्चित स्रोत नहीं है, लेकिन क्या करता है तापमान को अवशोषित करता है और क्या बढ़ाने का कार्य करता है, टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करता है। अब ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव दोनों आए समझ में। ब्लू कार्बन जो बहुत मस्त हो और हो गया। ब्लू कार्बन आ गया होगा तो ब्राउन कार्बन, ब्राउन के बाद में ब्लू कार्बन। ले मेरे को दे दो, मेरे को नहीं देखा रखा, मुझे पता बता दूँ तो। जब अब क्या है ब्लू कार्बन, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्री संसाधनों द्वारा क्या कर लिया जाए, समायोजित कर लिया जाए, तो इसे ब्लू कार्बन कहते हैं। ब्लू कार्बन को दो प्रकार से संग्रहित किया जाता है, कार्बन अवशोषण और कार्बो पृथक्करण।
जब वायुमंडल में क्या कर लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया, समुद्र के संसाधनों द्वारा क्या कर लिया जाए, समायोजित कर लिया जाए, एकत्रित कर लिया जाए, तो क्या होता है, ब्लू कार्बन कहते हैं। समायोजित करके वहाँ पे ब्लू कार्बन को दो प्रकार से क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। ब्लू कार्बन का निर्माण क्यों होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को है जो समुद्री संसाधनों से क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, एक जगह ले लेते हैं उनको क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन। ये कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। पहला क्या है, कार्बन अवशोषण। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्री शैवालों एवं मैंग्रोव वनस्पति द्वारा संग्रहित किया जाता है तो इसे कार्बन का अवशोषण कहते हैं। क्या करता है इसके अंदर, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, समुद्री शैवालों, समुद्र के अंदर क्या होता है, शैवाल और मैंग्रोव, जो वहाँ की वनस्पति होती है, किसके अंदर, जो समुद्र के अंदर मैंग्रोव होते हैं, जैसे मतलब वहाँ के उनको वैसे फूल पत्तों की तरह दिखते हैं एकदम अच्छे अच्छे, है ना, मैंग्रोव। उसके द्वारा क्या कर लिया, संग्रहित कर लिया जाता है, किसको, कार्बन को। कौन करते हैं, शैवाल और मैंग्रोव क्या कर लेते हैं, संग्रहित कर लिया, जिससे कार्बन का क्या होता है, अवशोषण कहते हैं। अरे जब ऐसे होता है, शैवाल होता है और क्या होता है, मैंग्रोव, वो कार्बन को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित। कौन करते हैं, सबसे ज्यादा तो समुद्र ही करता है कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा समुद्र करता है, क्योंकि वहाँ पे जो वनस्पति है ना, वो अपना वो वनस्पति को वीडियो दिखाई दो। कार्बन पृथक्करण। जब निर्जीव वस्तुओं द्वारा जैसे जल, औषधि, चट्टानें, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहण किया जाता है तो इसे कार्बन पृथक्करण कहते हैं। जब निर्जीव वस्तुओं द्वारा, कौन सी वस्तुओं द्वारा, निर्जीव वस्तुओं द्वारा जैसे जल, औषधि, चट्टानें, वायुमंडलीय CO2 को संग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्बन पृथक्करण कहते हैं। जब कौन से ऐसे कर रहे हो, जल ही क्या कर रहा हो, कार्बन को क्या कर रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो, औषधि, चट्टानों और वायुमंडल में CO2 के कारण क्या हो रही हो। अब ये कोई अपन कर रहे हैं क्या, कोई वायुमंडल क्या है, कोई निर्जीव, वो सजीव वस्तु है क्या जो उसको क्या कर रही है, एकत्रित कर रही हो, लेकिन क्या कर रही है, निर्जीव हो, फिर भी क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रही है, जिसके कारण क्या कहते हैं इसको, कार्बन पृथक्करण। जैसे कौन, औषधि, चट्टानें, जल हो गए, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हो के, निर्जीवों के, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बन पृथक्करण। कार्बन अवशोषण को होता है जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के समुद्री शैवालों में मैंग्रोव वनस्पति द्वारा संग्रहित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, कार्बन अवशोषण। क्या कहते हैं, जब कौन करे इसको, शैवाल और मैंग्रोव क्या करें, अवशोषित करें, संग्रहित करें, तो क्या कहते हैं इसे, कार्बन अवशोषण कहते हैं। हाँ चले, हो गया। अरे तो ग्रीन हाउस के कोई प्रभाव नहीं होता है क्या है तुम्हारी, जलवायु परिवर्तन से ग्रीन हाउस कैसे होते हैं, वो बता देता हूँ, बार में पूछ रहा था वो। हाँ बता, तुम्हारे नहीं लिखा रहेगा एक थोड़ा, तो मतलब वह देख लो, नॉलेज के लिए देख लो कि वैश्विक उष्णता क्या होती है। मैंने बाहर जो क्वेश्चन पूछा था वो देख लो ना, सुन लो। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों के कारण कौन सा, एक तो क्या होती है, वैश्विक उष्णता। क्या होती है, वैश्विक उष्णता। उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन गैस के उत्सर्जन से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जो सौरमंडल से हाँ, सौरमंडल में क्या हो रहा हो, तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन गैसों के उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग का क्या देता है, प्रभाव दिखाई देता है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रारूप में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। यदि 100 वर्षों के दौरान पृथ्वी के औसत तापमान में 2 सेल्सियस की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, अगर औसत तापमान के अंदर कितने 100 वर्षों के दौरान कितने 2 सेल्सियस क्या हो जाए, तापमान बढ़ जाए, तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी का औसत तापमान में 0.9 सेल्सियस को वृद्धि हुई है। पिछली शताब्दी 20वीं शताब्दी से की कंपेयर करें तो अब तक कितनी वृद्धि हो चुकी है, 0.9% की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो। अगर 0.11% की वृद्धि और हो गई तो बाद के अंदर क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसको ग्लोबल वार्मिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर पिछले के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 2% तापमान हो जाएगी। तापमान बढ़ के कितना हो जाएगा, लगभग 16.1% के समथिंग। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है,
ग्लोबल वार्मिंग की प्रभाव। इसके कारण हिम चोटियाँ तथा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तुम्हारे पीछे लिखा हुआ है। इसके कारण हिम चोटियाँ और ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। समुद्रों में जल स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। भाई ये क्यों पिघल रहे हैं, हिम चोटियाँ तथा ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? ये कार्बन की वजह से अधिक तापमान की वजह से कार्बन उसमें जमा हो जाता है, फिर वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब। कौन सा कार्बन है वो? CO2 ब्लैक ब्लैक कार्बन। हाँ। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग और ब्लैक कार्बन के कारण क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा चोटियाँ है आग, जिससे क्या हो रही है, बर्फ पिघल रही है, जिसे मेल्टिंग ऑफ और बड़े बर्फ के जो सिले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। और ग्लेशियर को पिघल रहे हैं किसके कारण, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग और ब्लैक कार्बन के कारण और ब्राउन कार्बन के कारण और उनके कारण। इसके कारण हिम की चोटियाँ तथा ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्रों में जल स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि। क्यों हो रही है समुद्र के जल स्तर में क्योंकि वृद्धि? अभी पिघल रहे हैं तो पानी ज्यादा हो रहा है। इसमें आ रहे हैं वो हाँ। आइस पिघल रही है। वर्षा के प्रारूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन। बदलाव। क्यों हो रहा है परिवर्तन? वर्षा हमारी वर्षा के गर्मी का प्रभाव। बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वर्षा आ ही नहीं रही है, आती है तो क्या होती है, बहुत तेज ज़्यादा आती है। और ऐसे जो उसके आती अंदर नहीं क्या हो रहा है। है, चेंजमेंट। ऐसा गर्मी का प्रभाव क्या हो रहा है, लू चल रही है। गर्मी की लहर, बाढ़, तूफान आदि घटनाओं का अत्यधिक वृद्धि, प्राकृतिक अवसरों को क्या हो, क्षति और प्रजातियां क्या हो रही हैं, विलुप्त। बीमारियों तथा महामारियों का क्या हो रहा है, प्रकोप बढ़ रहा है। जैसे अभी क्या है, कोविड-19। ना पर- ऐसे मतलब जो वहाँ पे बहुत खतरनाक वो है, कीटाणु है बर्फ के अंदर, तो पिघल रही है ना बर्फ, तो बर्फ के साथ वो नदी के अंदर आ जाते हैं, फिर हम उसे नहीं वो तो यही है, लेकिन ये बीमारियों महामारियों का कारण भी क्या है, यही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोविड-19 क्यों हुआ, हाँ, तो यही तो बता रहा हूँ। क्या हो रहा है क्लाइमेट में, क्या है चेंजमेंट, जिसके कारण क्या हो रही है, महामारियाँ क्या हो रही हैं, तेजी से क्या हो, बढ़ रही हैं। पहले प्राकृतिक रूप से अगर चीज थे तो महामारियों का इतना तेजी से क्या नहीं होता था, बढ़ाव नहीं होता था। लेकिन आजकल क्या होती है, बहुत तेजी से, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी पावर भी क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। किसके कारण, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण या क्लाइमेट में चेंज के कारण। टाइफाइड जैसी बीमारियां, निमोनिया, ये सारी चीज़ क्या हो रहे हैं, अत्यधिक तेजी से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रवाल भित्तियों का विरंजन होना, प्रवाल भित्तियों का विरंजन होना क्या होता है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। प्रवाल भित्तियों का निरंजन होना, सुहाल। अरे इनके अंदर उन्होंने रंग ही खो दिया है, विरंजन यानी क्या खो दिया है, रंग ही खो दिया है। प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं रंग बिरंगी होती है, एकदम अच्छी वाली, लेकिन बाद के अंदर आजकल इनका क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण इन्होंने अपना क्या खो समुद्र दिया, के अंदर पाई जाने रंग। वाली रंग बिरंगी वनस्पति को रंग होती है, वाइट होती है एकदम। इनमें वो होती हैं, रंग-बिरंगी होती है। रंग बिरंगी होती हैं एकदम, दो तो अच्छी तरीके देख लो। लेकिन अब क्या हो रहा है, विरंजन हो रहा है, वो अपना क्या खोल रही है, कलर खोल रही है। समुद्रों का तापमान बढ़ने के कारण अनेक जलीय जीवों की क्या हो रही है, क्षति हो रही है। अब तो समुद्रों के अंदर क्या उड़ रहा है, तापमान। तापमान बढ़ने से क्या होता है, जलीय जीवों की मृत्यु, क्यों, क्योंकि वो सच्ची गर्म हो जाए थे पानी। हाँ प्लिंगटन। ऐसा कुछ एक जगह और पढ़ा था। थे ना, वो आपने पढ़ा था, क्या नाम है वो? पीओपी, हाँ, जंतु पालक, जंतु पादक, जंतु पलोक, पादप पलोक, पलवक, हाँ। पादप पलवक, पादक जंतु पलोक, पादप पानी है। प्रदान। पादक मछली, पलोक बड़ी है, मछली, जंतु पालक है, छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर हुमन। होमन्स। उन पे थोड़ा उन पे पढ़ रहा है, इन पे स्टार्टिंग। एक तो वो सुकाई नाम जो केलवा काई जो। मैंने अभी एक वो क्या पूछा था हाँ तो इधर, यो भी कुछ वो काई नाम जे वो केले केलवे काई। हाँ समुद्र में तापमान मतलब बढ़ने लेयर का कारण, बनाई जाओ च वाटर बॉडी मरती जेव संचय। कार्बन। कार्बन। अच्छा तापमान एक जगह आपने एक जगह और पढ़ा था कि तापमान के समुद्र में क्या होता है, तापमान के अंदर बढ़ती हुई जलीय जीव की शक्ति हो रही है, उसका नाम क्या था, नहीं नहीं, ताप ऊर्जा संयंत्रों के कारण क्या हो रहा है, गर्म पानी क्या जल बॉडी के अंदर जा रहा है, जा रहा है, जिससे क्या होता है, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, यही डेथ हो रही है उनकी, या फिर हाँ, उनको ये adverse ऐसे ऐसे impact याद पड़ रहा है। रखा करो, ऐसे पीछे वालों को साफ मत करो। काई दोबारा मेरे सामने नहीं भई। वो तो इनका आंसर वो मरीनो तो काई की किनारे ये कई। ताप ऊर्जा संयंत्र थे, हां क्या है ताप ऊर्जा संयंत्र, तू बता। थर्मल पावर स्टेशन से ना ताप हाँ ऊर्जा। अब तो आप ही समझ में होगा। वो गर्म उनको उबलता हुआ पानी होता है, हम्म, जैसे बिजली बनती है उनसे, एटॉमिक रिएक्टर्स बनते हैं, और वो मतलब उबलते होते हैं, और उनको ठंडा ना करके उनको सीधा ही वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है, सीधा ही। और वो इतना गर्म होता है तो सीधा ही छोड़ दिया तो वो अगला जो पानी है वाटर बॉडी का वो भी गर्म होगा, और गर्म होने से क्या होगा, वहाँ पे जो जलीय जीवों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे मर जाएंगे, उनकी जो
अब सामान्य तो समुद्र के अंदर कोई मछली रहने वाली है, लेकिन इतने तापमान वो सहती नहीं थी, लेकिन आजकल क्या हो गया है, तापमान के अंदर वृद्धि होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, अब डेथ हो जाएगी। जैसे हम एक निश्चित समय तक ही क्या है, गर्मी को झेल पाते हैं, लेकिन अब हमारा टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, अब बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण अपन क्या हो रहे हैं, अब जैसे बहुत सारे बुढ़े हैं उनकी क्या हो रही है, मौत हो रही है, क्योंकि उनका शरीर इतना टेम्परेचर क्या नहीं हो पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा। सुन आया। अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन, कौन से सम्मेलन? जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, कब हुआ? 1972। क्या हुआ? 1972 में। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रमुख सम्मेलन तथा इसका आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन था। इसको थोड़ा 1-2 बढ़ा बैठा। तू ना हो ना कोई कौन? मैं? मतलब क्या है? इतना से बासा लग जाए जे तू ना हो ना मतलब बात सब लग जाए जे टाइम पर ना वो कर दो का दिन हो गया ना यार सही में कितनी है सही में मजाक उन करी पूछ ले सही कि लैंड भी आओ जना। हां मन तो बोला है कल से इनका एडमिशन वो करो। काटी बाजा हो जाए। हां काटी हो जाए विकास भी आ एडमिशन वापस लो इनका छोड़ो। सही में कितनी है ना बुक टाइम से हम थोड़ा कम कमा लेंगे पर इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, है ना? ध्यान रखना इस बात का। ये तो उठ सबसे पहले ना ये वही जो उनको क्या पता दो कपड़ा खत्म सही जी 2 दिन हुए ना यार 2 दिन तो हो गया। बता विकास कितने दिन हुए इन कपड़ों को? 2 दिन। तो ज़्यादा डोफा बनने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या आओ तो वो तो तुम्हारे में प्रॉब्लम है क्यों आती है? मन तो बोला भी तो लेकिन खैर वो बताइए काटी हो से चलो पर्यावरण संरक्षण के लिए मैंने खटखटी हो गई। जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन कौन से? वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन का ही ठीक है छोड़ दो पढ़ा। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख सम्मेलन था, इसके आधिकारिक नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन UNCHE यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। इस सम्मेलन में पर्यावरण को संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या की गई? स्थापना की गई। UNP की स्थापना कब की गई? 1972 के अंदर। कब की गई UNP की स्थापना? 1972 के अंदर। किसके अंडर? कौन से के लिए? UNCHE के लिए, संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा है? मानव पर्यावरण सम्मेलन के अंतर्गत इस सम्मेलन को संरक्षण के लिए किसकी स्थापना की गई? UNP की। कब की गई? 1972 में। UNP संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला प्रमुख क्या है? संस्थान है। किसके अंदर? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने वाला क्या है? प्रमुख संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र 5 देश थी शामिल के अंदर। अच्छा यूएनओ के अंदर है ना 5 रूस देश तो परमानेंट मेंबर्स 5 परमानेंट। संयुक्त राष्ट्र में क्या करता है? UNP पर्यावरण का संरक्षण करता है। जैसे टाइगर रिजर्व के लिए अपने वाले क्या करते हैं? कंजर्वेशन करते हैं। उसी आधार पर भारत के अंदर अलग से, लेकिन पूरे UN के लिए क्या बना रखा है? UNP जो क्या करता है? पर्यावरण का संरक्षण। क्या करता है? पर्यावरण का संरक्षण और जो सतत विकास को प्रोत्साहित करता है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है? आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी पे जाते जा फ्यूचर जनरेशन में देखते हुए विकास करें, क्योंकि हाँ। आज की आगे की जनरेशन को देखते हुए अब ये पानी आगे चिना आगे उपयोग करें रिसोर्सेज हर चीज को। क्या हो? भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की क्या करना? पूर्ति करना। क्या कहलाता है? सतत विकास। क्या कहलाता है? तो पर्यावरण के लिए कार्य करता है। UNP किसके लिए कार्य करता है? सतत विकास के लिए कार्य करता है। किसके अंदर UN के लिए क्या किसका कार्य करता है? पर्यावरण संरक्षण का काम कौन करता है? UNP। इसकी स्टेब्लिश कब हुआ?
1972 में। और किसके? संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन। क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन। इसके अंदर 1972 के अंदर यूएनपी की क्या हुई? स्थापना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये किसका करता है? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण संरक्षण करता है। कौन? यूएनपी, जिसके अंदर सतत विकास को क्या देता है? बढ़ावा देता है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करता है? कार्य करता है। यूएनपी का मुख्यालय कहाँ पे? केन्या की राजधानी नैरोबी के अंदर। कहाँ पे? केन्या की राजधानी नैरोबी के अंदर क्या है? यूएनपी का क्या है? मुख्यालय। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। इस सम्मेलन के अंत में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे पर्यावरण संरक्षण को क्षेत्र का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन से सम्मेलन को पर्यावरण का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के घोषणा पत्र को यूएनपी के लास्ट के अंदर इस सम्मेलन UNCH कौन सा है? UNCHE। इसके जो लास्ट के अंदर जो घोषणा पत्र हुआ उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण के अंदर। तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे? केन्या की राजधानी नैरोबी। इस सम्मेलन के अंत में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम घोषणा पत्र क्या किया गया, जिसे पर्यावरण संरक्षण का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये स्टॉकहोम के लिए जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसे। और मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा एक मतलब कि एक जैसे कि वो हो गया तो उसका मतलब कि एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं उसे। टर्निंग पॉइंट ऐसा नहीं होता। ऐसे जैसे मैं बताऊँ आगे डिटेल के अंदर, जैसे फ्रांस के अंदर वो एक किंग था और उसके जो वहाँ पे जो पीजेंट्स थे उन्होंने जो विरोध किया और उसके बाद में उनको राइट्स दिए गए पीजेंट्स को। वो ये मैग्ना कार्टा है ना, राइट्स दिए गए। लेकिन वो राइट्स दिए गए तो उसके लिए उनका टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट तो था, राइट्स को बोलते हैं क्या? मैग्ना कार्टा। टर्निंग पॉइंट तो इसका तो और भी हो गया। बाद के अंदर क्या है? राइट्स देना ही क्या है? मैग्ना कार्टा। यहाँ से क्या मिल गए? संरक्षण करने के लिए क्या मिल गए? अधिकार मिल गए। क्या मिल गए? अधिकार। इनको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। अधिकार ऐसे ही जो मतलब अपना संविधान भी है क्या देता है अपने को? अधिकार। मूल अधिकार क्या है अपने संविधान का? मूल अधिकार क्या है? मैग्ना कार्टा है। वो क्या दे रहे हैं अपन को? अधिकार, जीवन जीने का। ये सारे क्या है? तो ये क्या है? मैग्ना कार्टा। 32 भी है पूर्ण मूल अधिकार भी। वो क्या दे रहे हैं अपने को? अधिकार दे रहे हैं। और इस सम्मेलन के अंत में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र का क्या कहता है? मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस सम्मेलन में 5 जून को आरंभ हुआ तथा इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंटल पर्यावरण दिवस। कितनी तारीख को? 5 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये उसी दिन आरंभ हुआ था सम्मेलन। कौन सा? इसी दिन स्टार्ट किया गया था ये स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या हो गया? 5 जून को स्टार्ट किया। 5 जून को क्या हुआ? स्टार्ट। ये टॉपिक उतार दे, क्यों? सो जाएगा वो। ओ मैं सोऊंगा अब, थोड़ी सोऊंगा मतलब अब सोऊंगा अब। सुबह तो फिर भी नींद आ सकती है आपको, कहीं नींद आएगी। इस सम्मेलन का कितना 5 जून को क्या किया गया था? 1972 में लागू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या किया जाता है? इसको मनाया जाता है। इस सम्मेलन में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या की थी? शिरकत की थी। इसने की थी शिरकत? इंदिरा गांधी ने भी। उस टाइम की क्या थी? कब वो आए स्टॉकहोम सम्मेलन? तब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उसने भी क्या की? भाग लिया था। पार्टिसिपेशन किया, शिरकत की। और समझ में आएगी? दोबारा समझाऊँ क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 के अंदर। क्या है? पर्यावरण पर मानव विकास के लिए वो क्या किया गया? सम्मेलन किया गया। इसके अंडर के अंदर यूएनपी की क्या की गई? स्थापना की गई। कब की गई? 1972 के अंदर। जो यूएन क्या करती है? पर्यावरण संरक्षण का क्या करती है? कार्य करती है। पर्यावरण संरक्षण के अंदर वो क्या करती है? वो सतत विकास को क्या देती है? बढ़ावा देती है। और पर्यावरण संरक्षण का क्या करती है? कार्य करती है। कौन करती है? यूएनपी। और बात इसके लास्ट के अंदर जो ये क्या हुआ? सम्मेलन के अंदर जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसे क्या कहते हैं? स्टॉकहोम घोषणा पत्र, जिसे क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण का मैग्ना कार्टा क्या होता है? जो अधिकार दिए गए किसके अंदर? पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए अधिकार दिए।
हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम की कौन थी? इंदिरा गांधी। इसने भी क्या की वहाँ पे शिरकत की, पार्टिसिपेशन किया। ये क्या था? 5 जून 1972 में 5 जून को क्या किया गया इस सम्मेलन को? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इसलिए क्या क्या 5 जून को विश्व मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और उस दिन क्या था? सन बताओ। 1987 और जून में था कुछ। हाँ वर्ल्ड 1989 योगा डे था। 21 जून। 21 जून आओ योगा डे का। चलो 21 जून को भी कुछ था ना। 21 जून को तो वो है बाद में पृथ्वी दिवस। लॉन्ग डे है 13 घंटा 27 मिनट है ये सी। सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन है जो हाँ वो तो पता है। छोटी चलो रियो सम्मेलन या पकड़ पृथ्वी से हो जो सम्मेलन, ना अभी वो आएगा पृथ्वी दिवस और इन पे वो भी आती है, और क्या वाटर दिवस, इनमें से आएगा एक। सबसे छोटा दिन क्या नाम है? 22 दिसंबर को होता है। हाँ ये पता है। आई नो तो रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 12 घंटे के बराबर कब होते हैं? हैं 12 घंटे 1992 2 इक्विनॉक्स पे आते हैं वो। 1992 कब आते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में इंदिरा गांधी के टाइम। सितंबर में यूएनपी की स्थापना कब हुई? 1972। संयुक्त राष्ट्र का क्या है? सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। मानव पर्यावरण सम्मेलन, मानव पर्यावरण सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र का। जिसके अंदर में किसकी स्थापना हुई? यूएनपी कब हुई? 72 में। यूएनपी क्या करती है? जो मतलब पूरे विश्व के अंदर है ना। यूएन का पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम को कौन संभालती है? यूएनपी। और क्या करती है? इसके अंदर किसको बढ़ावा देती है? पर्यावरण को देती है, लेकिन कौन से पर्यावरण को बढ़ावा देती है? यूएनईपी सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या देती है? बढ़ावा देती है। और पर्यावरण क्या करती है? संरक्षण। कौन करती है? यूएनपी। और इसके लास्ट के अंदर जो क्या हुआ, घोषणा पत्र जारी हुआ, उसे क्या कहते हैं? स्टॉकहोम घोषणा पत्र। क्या है ये? एक प्रकार का मैग्ना कार्टा। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। फ्रांस के मायने पर्यावरण डे। कहीं मेघना कार्टा। पर्यावरण डे वर्ल्ड हिस्ट्री बता दी तुम्हें, पर्यावरण यहाँ पे डे बता दी वर्ल्ड हिस्ट्री। पर्यावरण डे 5 जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड पर्यावरण डे। हाँ चलो, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992। वो बारे में भी ऐसे बहुत वाला है तो इसमें रियो आज तक समझ में नहीं आया क्या? रियो समिट अर्थ समिट रियो सम्मेलन नहीं समझ में आया या ऊपर वाला? बारे में को नहीं सो आए जो सब कुछ है इस बारे में तो ये मान। अरे समझ में होना ही आए तो सुनो, किताब मत सब कुछ ही था। सबसे ज्यादा इमेज है क्वेश्चन तो रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये पर चढ़ने से ये पर हिंदी को बुखार तक। आधिकारिक नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फ्रेंस। एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। हाँ, इस सम्मेलन में 172 देशों ने क्या की? शिरकत की। कितने देशों ने शिरकत की? 172 देशों ने 172 देशों ने क्या किया? पार्टिसिपेशन किया गया। आधिकारिक नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर आधिकारिक नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें कितने तरीकों? यूएनसीडी क्या है? यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर कितने ने भाग लिया? 172 देशों ने। कब हुआ था ये? 1992 के अंदर। क्या किया? 1992 के अंदर कितने ने भाग लिया? 172 देशों ने। इस सम्मेलन के दौरान एक पृथ्वी सिद्धांत को अपनाया गया। एक पृथ्वी को क्या वन अर्थ क्या क्या गया है? प्रिंसिपल दिया गया, वो अपनाया गया था। इसके अनुसार विश्व के देशों की राजनीतिक सीमाएं अलग हो सकती है, परंतु पर्यावरण तथा जलवायु के दृष्टिकोण से पूरी विश्व क्या है? पूरी पृथ्वी क्या है? एक है। यदि कोई एक देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उसका प्रभाव अन्य सभी देशों पर भी क्या होता है? पड़ता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण अब क्या किया गया? UNDP क्या है? UNDEP ये ना
ना ये नहीं है UNCEDP UNCEDP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब बुलाया गया? 1992 के अंदर। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? 172 के अंदर। इन्होंने क्या दिया? एक पृथ्वी का सिद्धांत कि एक ही पूरा विश्व के अंदर क्या है? एक ही पृथ्वी है। क्या है? एक ही पृथ्वी है। अगर तुम कोई भी कार्य करते हो तो ऐसा मानो कि ये बाउंड्री है ना, इसे अपनी पूरे विश्व की एक समझो। तुम्हारी राजनीतिक बाउंड्रियाँ क्या हो सकती हैं? अलग अलग हो। जैसे भारत और पाकिस्तान की ये क्या है? चीन ये क्या है? ये क्या है? राजनीतिक क्या है? बाउंड्रीज है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ओवरऑल क्या है? पृथ्वी एक है। अलग अलग मत समझो। इसके अलग अलग हिसाब से आप कंजप्शन मत करो। इस प्रकार से कंजप्शन नहीं करो कि मतलब ये तो हम तो कर लेते हैं, दूसरों के लिए क्या है? पृथ्वी क्या है? एक ही है। राजनीतिक सीमाएं क्या हो सकती है? अलग अलग हो जाती है। ये सम्मेलन कब हुआ? 1992 के अंदर। UNCED यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कब हुआ? 1992 के अंदर। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 175 लोगों ने। कौन सा सिद्धांत दिया गया? एक पृथ्वी का सिद्धांत है। हाँ, लोगों ने क्या है? हाँ, तो वो एक ही बात है। लोगों ने 172 लोग आना पार्टिसिपेट इन कंट्री तो ऐसी कोई बात। यहाँ पे जब बड़े लेवल पे बात होती है, जब देशों का नाम नहीं लेते, देशों को क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं, पार्टीज बोलते हैं, है ना? तो क्या हुआ? कितने देशों ने भाग लिया? 172 लोगों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और बाद में अंदर क्या किया? एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? एक पृथ्वी का सिद्धांत। और कहा क्या कहा? कि राजनीतिक बाउंड्री क्या हो सकती है? अलग हो सकती है, लेकिन पूरी पृथ्वी क्या है? एक है। अगर तुम्हें कोई भी कंजप्शन करना होता है तो पूरी पृथ्वी को एक समझ के करो। क्या हो? एक समझ के करो। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की क्या करो? पूर्ति करो। ऐसे मत करो अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को क्या हो जाओ? तुम भूल जाओ। फिर उसके हिसाब से क्या होगा? उत्पादन के लिए क्या नहीं रहेगा? जगह नहीं। बादल गरजे चाहे कुछ भी गरजे, आज तुम यहाँ पे रहेंगे। हाँ, इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए थे। अब क्या किए गए? कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए। पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा पत्र, इसको पढ़ेंगे। एजेंडा 21 को पढ़ेंगे और वन सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 क्या किए गए? महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए थे। एक तो पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, एक एजेंडा 21, एक वन सिद्धांत। ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से क्या थे? बाध्यकारी और बनाने हेतु अक्सर के लिए क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। जो कानूनी रूप से क्या है? बाउंडिंग। लीगली क्या है? बाइंडिंग। तो उनको क्या किया है? कानूनी रूप से बाध्यकारी। जैसे जैव विविधता अभिसमय, कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। जैव विविधता अभिसमय क्या है? CBD। जलवायु CBD। जैव विविधता अभिसमय CBD। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC। मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD। ये क्या थे? ऐसे थे मतलब। अब रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992 के अंदर। UNCD कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? 175 देशों ने। और कौन कौन से? जो UNFCCC, UNCCD और CBD। और फिर बाद के अंदर एक रियो डिक्लेरेशन कब किया गया? और फिर एजेंडा 21 दिया गया और फॉरेस्ट प्रिंसिपल वन सिद्धांत दिया गया इसके अंदर। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो देंगे। चलो एक बार इसको वापस रिवीजन करता ना। अच्छा, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 के अंदर। क्या हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। मानव विकास के लिए क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास पर्यावरण मानव विकास सम्मेलन क्या हुआ? कब हुआ? 1972 के अंदर। इसके आधार पर क्या की गई? UNP की स्थापना, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके कब स्टैब्लिश किया? 1972 के अंदर। क्या करता है? UN के पर्यावरण संरक्षण का क्या करता है? कार्य करता है। पर्यावरण संरक्षण के अंदर क्या करता है? सतत विकास को क्या देता है? बढ़ावा देता है। और पर्यावरण संरक्षण को क्या करता है? सुनिश्चित करता है।
अब यहाँ पे जो लास्ट के अंदर जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसे क्या कहते हैं? स्टॉकहोम घोषणा पत्र। इसे क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण का मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। और ये सम्मेलन के लिए हस्ताक्षर कब जारी किया गया? 5 जून को। इसको क्या दिया गया? विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। और उस टाइम के अंदर हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहाँ पे किया? इसके अंदर शिरकत किया, यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। कहाँ पे? स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर। फिर दूसरा क्या था? रियो सम्मेलन। कब हुआ? 1992 के अंदर क्या हुआ? रियो सम्मेलन। क्या हुआ? रियो सम्मेलन। इसके अंदर क्या किया गया? कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया? 172 लोगों ने क्या किया? 172 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और बाद के अंदर यहाँ पे एक क्या किया गया? एक पृथ्वी का क्या दिया गया? सिद्धांत। वन अर्थ का क्या दिया गया? थ्योरी दी गई। वन पृथ्वी का सिद्धांत दे के और बाद में क्या कहा गया कि तुम्हारी राजनीतिक बाउंड्रियाँ क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूरी पृथ्वी क्या है? एक हो गया। फिर और कुछ वो क्या किए? 3 सिद्धांत भी दिए। एजेंडा 21 वन सिद्धांत और क्या था? और एक पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा पत्र। और कुछ क्या थे? लीगली ये थे बाद के अंदर ये आ जाए। ठीक है। अब आओ अपना पहला जो इसके अंदर जो वो थे जो लीगली क्या है उसमें से पहला क्या है? UNFCCC। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क हम इस समय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क अभी समय क्या है? UNFCCC क्या सा है? UNFCCC। चलो, यह रियो सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण एवं क्या है? ब्रॉड क्या है? दस्तावेज है, व्यापक दस्तावेज था, जिसका उद्देश्य मानवीय गतिविधियों के कारण उत्सर्जित होने वाले ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में क्या है? कमी लाना। ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर? हमारी त्वचा से ग्रीन हाउस मतलब टेम्परेचर हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उस टेम्परेचर को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। क्या करने के लिए? कम करने के लिए। जो क्या है? रियो सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यापक दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य क्या है? टारगेट क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है? जो क्या करें? उत्सर्जित हो रही हैं क्या? ग्रीन हाउस गैसों की उनकी सांद्रता को क्या करना? कम करना। किसकी सांद्रता को कम करना? ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को क्या करना? कम करना। 1992 में इसे सदस्य देशों के हस्ताक्षर के लिए क्या किया गया? जारी किया गया। 50 सदस्य देशों के हस्ताक्षर तथा अनुमोदन के पश्चात 21 मार्च 1994 को ये क्या हुआ? प्रभावी हुआ। 1992 में से सदस्य देशों के लिए क्या किया गया? हस्ताक्षर के लिए भेजे, लेकिन हस्ताक्षर करते करते हुए कितने दिन लग गए? 21 मार्च 1994 को क्या कर दिया? इसको हस्ताक्षर होने के बाद में क्या कर दिया गया? प्रभावी कर दिया गया। कितने सदस्यों के? 50 सदस्यों के हस्ताक्षर तथा अनुमोदन। हस्ताक्षर अनुमोदन में क्या होता है? उनका समर्थन कर देना। क्या कर देना? समर्थन कर देना, अनुमोदन। समझ गया? जैसे कोई बिल आते हैं फिर बाद के अंदर क्या वहाँ पे जो MPs होते हैं उसका बिल का क्या करते हैं? अनुमोदन करते हैं। इस प्रकार से क्या किया इन्होंने? अनुमोदन किया। कितने देश सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया? 50। और अनुमोदन के पश्चात 21 मार्च 1994 को क्या हुआ? यह प्रभावी हुआ। इसका मुख्यालय क्या पे? बोन जर्मनी में स्थित है। वर्तमान में अच्छा रियो समय जो UNP का वो कहाँ पे? केन्या, नैरोबी केन्या। हाँ, केन्या की राजधानी नैरोबी के अंदर क्या है? हेडक्वार्टर है किसका? स्टॉकहोम सम्मेलन है UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्टॉकहोम UNDP। भेजा है। UNDP से आयो तो सही स्टॉकहोम कन्वेंशन। UNDP से UNEP UNDP EP एनवायरनमेंट। इसका वो UNDP का होगा। चलो तो किसी का भी बाद में देख लेंगे। यूएई में तो सही स्टॉकहोम। वर्तमान में किसके कितने देश हैं इसके अंदर? 197। वर्तमान में इसके 196 देशों तथा यूरोपीय सदस्य हैं। 197। 97 निकले। क्या है?
कहीं 97 से ए कौन है? अब बढ़ गया होगा तो। अरे ये है वर्तमान में इसके 196 देश हैं तथा यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। आने लेट लिखा है जी। यही थे वर्तमान में 197 देश तथा यूरोपीय यूनियन इसके अच्छा सदस्य यूरोपियन यूनियन लिखा रखा है क्या? अच्छा यूरोप, हाँ तो लिख लो, लिखा रहेगा जी। 196 लिखा रखा है मतलब। उस टाइम तुम्हें तो पुराना डाटा लिखाते हैं। मैं पुराना डाटा क्या नया लिख लो तो। मत लिखो ना यार। मत चाहिए 197 बैटरी को कहीं है को ना और भी हो कतई बैटरी को नहीं जान को। वर्तमान में 1997 देश तथा यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। वर्तमान में 1997 देश। फिर कौन पढ़ मैं भी आई थी किसी यार 197 कड़ी से आएगा। अरे एक 1997 तो 1997 करेगा 197 तो चाहिए। 197 हाँ आई तो देख ली तो 197 बोले ना तो यार 197 कर दिया तो 1997 देश। वो तो अब था ना, सबने खारिज करवा मुझे। वो सबको ये है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बोन जर्मनी में क्या है? इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 197 और यूरोपियन यूनियन के क्या सदस्य? इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखो, और देखो एक बार वापस देख लो। रियो सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक क्या है? दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य मानवीय गतिविधियों के कारण क्या हो रहे हैं, जो उत्सर्जित हो रहे हैं क्या ग्रीन हाउस गैस है, उनको क्या करना? कम करना। ग्रीन हाउस गैसों से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर को क्या करने के लिए? नॉर्मल करने के लिए, सामान्य करने के लिए 1992 के अंदर इसके सदस्य देशों के लिए हस्ताक्षर के लिए क्या किया गया? जारी किया गया। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर और अनुमोदन के बाद 21 मार्च 1994 में क्या हो गया? प्रभावी हो गया। फिर इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बोन जर्मनी में। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 197 सदस्य। इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल 2। और इसका सचिवालय बोन जर्मनी जर्मनी में मुख्यालय इसका है ना। इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 2, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को उस स्तर तक बनाए रखना चाहिए जहां पर जलवायु परिवर्तन ना हो जाए, देशों का आर्थिक विकास प्रभावित ना हो तथा खाद्य श्रृंखला जैव विविधता को भी क्या ना हो खतरा। आर्टिकल 2 के अंदर वो क्या बोलता है? सीधी सी 2-3 बातें बोलता है। क्या बोलता है? कि वायुमंडल के में ग्रीन गैसों का उत्सर्जन इतना मत करो जिससे क्या हो जाए? जलवायु परिवर्तन हो जाए। अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो फिर बाद में क्या होगा? इकोनॉमिक रूप से क्या होगी? बाध्यता होगी। किसके अंदर? विकास के अंदर। और खाद्य श्रृंखला के अंदर जैव विविधता को क्या होगा? खतरा होगा। सीधी सी क्या बोली? 2 बात बोली। क्या बोली? 2 बात। कौन कौन सी बोली कवि ने? एक तो खाद्य श्रृंखलाओं पर नुकसान होगा और जलवायु परिवर्तन पर नहीं मतलब पहली लाइन क्या बोली उसने? जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस पे जो सांद्रता स्तर एक तो फूड चेन है ना, उसमें कोई कमी नहीं है कि और क्या नाम है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि जो क्या है ग्रीन हाउस कैसे है ना उसके उत्सर्जन को उस स्तर तक बनाए रखो। किस स्तर तक? उस स्तर तक जिस स्तर के अंदर क्या नहीं हो? जलवायु परिवर्तन नहीं हो। क्या नहीं हो? जलवायु परिवर्तन नहीं हो। जो आर्थिक विकास है वो बाधित ना हो और खाद्य श्रृंखला भी क्या ना हो? प्रभावित ना हो। उस स्तर तक क्या रखो? बनाए रखो। किसको? ग्रीन हाउस गैसों को। किनको? ग्रीन हाउस। समझ में आया? आर्टिकल 2 कुछ याद नहीं आ सकता इसके अंदर नहीं। तो क्या हो? सीधी सी ग्रीन हाउस गैसों को उस स्तर तक बनाए रखो जहाँ पर जलवायु परिवर्तन नहीं हो, जिससे क्या ना हो? ना तो आर्थिक विकास बाधित हो, ना ही जो अपनी खाद्य श्रृंखला हो वो बाधित हो। समझ में आया? चलें आर्टिकल 3 का पहला, इसमें कॉमन बट डिफरेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR का क्या दिया? इसने कंसेप्ट दिया। किसका? CBDR का कंसेप्ट दिया। ये सिद्धांत बहुत ही अच्छा है। CBDR के सिद्धांत को अपनाया गया जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों की है, परंतु ये जिम्मेदारी विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की अधिक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से विकसित देशों के लिए ही क्या है? जिम्मेदार। क्या बोला? अब कॉमन है लेकिन फिर भी क्या है? डिफरेंट है। तो CBDR का क्या दिया? कंसेप्ट दिया कि सभी देश जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे? समान रूप से क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन कॉमन है फिर भी क्या है?
डिफरेंट है एक चीज़ कि सब लोग क्या करेंगे, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कार्य तो करेंगे, लेकिन विकासशील देशों की तुलना के अंदर विकसित देश ज़्यादा करेंगे। क्यों करेंगे विकसित देश ही ज़्यादा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने जो उस टाइम के अंदर क्या औद्योगिकीकरण किया, तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन भी क्या किया, ज़्यादा किया। अरे ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी तो बढ़ती है, तो तुम क्या करो, ज़्यादा क्या करो, नियंत्रित करो। तो यही है CBDR का कंसेप्ट, कॉमन बट डिफरेंट है। क्या है कि जलवायु परिवर्तन को क्या करना है, सभी को करना है, लेकिन अगर तुम क्या करो, तुलना करो किससे, विकासशील देश क्या करें, विकासशील देशों की तुलना के अंदर विकसित देश क्या करें, ज़्यादा क्या करें, जलवायु परिवर्तन का नियंत्रण के लिए क्या करें, जलवायु के लिए क्या करें, नियंत्रण के लिए कार्य करें। क्यों करें, यही क्यों करें विकसित देश वाले, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्या किया था, प्रदूषण किया था। तो जो ज़्यादा करेगा वही क्या करेगा, ज़्यादा क्या करेगा। तूने ज़्यादा प्रदूषण किया तो ज़्यादा क्या, पैसे भी कमाए, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे भी हैं, स्रोत भी हैं और संसाधन भी हैं, तो तुम क्या करो, उस हिसाब से क्या करो, उनको क्या करो, नियंत्रित करो। कॉमन बट डिफरेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है लेकिन फिर भी क्या है, डिफरेंट है। क्यों है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्योंकि विकसित देशों ने क्या किया, ज़्यादा प्रदूषण किया है, तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा नियंत्रित भी कौन करेंगे, विकासशील देशों की तुलना में वही करेंगे। तो यही बोला इसने, समझ में आए दोनों आर्टिकल। आर्टिकल 2 के अंदर क्या था कि पर्यावरण के जलवायु परिवर्तन के स्तर को उस स्तर तक बनाए रखो जहाँ पे क्या नहीं हो, जलवायु परिवर्तन ना हो, ना आर्थिक विकास बाधित हो और ना ही आपकी खाद्य श्रृंखला क्या हो, बाधित हो। फिर आर्टिकल 3A के अंदर क्या बोल देता है, CBDR का कॉन्सेप्ट देता है, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी है, तुम्हारे विकसित देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करें वो, विकासशील देशों से ज़्यादा जलवायु का क्या करें, नियंत्रित करें। क्यों करें, कारण भी है कि उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा पर्यावरण को क्या किया है, पोल्यूशन किया है, प्रदूषण किया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी क्या बनती है, ज़्यादा बनती है। आए समझ में दोनों। आर्टिकल 4 इसके अनुसार सभी सदस्य देश जलवायु परिवर्तन को प्रभावों को कम करने के लिए अपनी सामान्य प्रतिबद्धता क्या करें, निर्धारण करें। इस अभिसमय के क्रियान्वयन हेतु सदस्य राष्ट्रों का प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कहते हैं। UNFCCC की महत्वपूर्ण बैठक। अब देखो आर्टिकल 4 के अंदर क्या बोला कि इसके अनुसार सभी सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अपनी सामान्य प्रतिबद्धता क्या करें, सुनिश्चित करें। क्या करें, सामान्य प्रतिबद्धता कि सभी देश जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार से क्या किया जाए, कम किया जाए, और किस प्रकार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या किया जाए, निर्वहन किया जाए। इसके लिए जो अपनी क्या एक सामान्य क्या है, प्रतिबद्धता, जो सामान्य प्रतिबद्धता है उसको तो क्या करो, जो जनरल क्या कमिटमेंट, जो जनरल कमिटमेंट है उसको तो क्या करो, सुनिश्चित करो यार, कि सामान्य प्रतिबद्धता की ये क्या है, यहाँ सब तो सबकी आवश्यकता है क्योंकि सब क्या करें, पर्यावरण को क्या करें, नियंत्रित करें। ये तो क्या आपकी सामान्य प्रतिबद्धता तो अपन सब मिल के क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। और इस सम्मेलन के अभिसमय के क्रियान्वयन तो कौन, UNFCCC के क्रियान्वयन के लिए हमेशा एक वर्ष के अंदर क्या होती है, हमारी बैठक होती है, जिसे क्या बोलते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसे बोलते हैं, COP, प्रतिवर्ष एक बैठक। UNFCCC के सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए, इसको क्रियान्वयन के लिए जो प्रतिवर्ष एक वर्ष में क्या किया जाता है, सम्मेलन की जाता है, बैठक की जाती है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। आर्टिकल 4 के अंदर क्या कहा, सामान्य प्रतिबद्धता क्या करो, अपनी सुनिश्चित करो। आर्टिकल 3A के अंदर क्या कहा, कॉमन बट डिफरेंटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉमन है लेकिन फिर भी क्या है, डिफरेंट है। क्यों है, क्यों तूने विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों ने क्या किया है, प्रदूषण ज़्यादा किया है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है कि तुम क्या करो, पर्यावरण को नियंत्रण के लिए ज़्यादा योगदान दो। फिर आर्टिकल 2 के अंदर क्या बताया कविन ने, तो ग्रीन हाउस गैसों के उच्च स्तर तक बनाए रखो। किस स्तर तक, जहाँ पे जलवायु परिवर्तन नहीं होता हो और ना ही हमारा आर्थिक विकास बाधित होता हो और ना ही हमारी खाद्य श्रृंखला क्या हो सकती है, ना बाधित हो, उस स्तर तक क्या करो, ग्रीन हाउस गैसों को क्या करो, रोको। UNFCCC की महत्वपूर्ण बैठकें कब कब हुई, 1995 में COP1 हुई, जो कहाँ पे हुई, बर्लिन जर्मनी के अंदर। 1996 में COP2 हुई, जो जिनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर।
और 1997 में COP क्या हुई 3, जो कहाँ पे क्योटो, क्या पे जापान। अब जो 1997 में उसे क्या बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पे जो क्या किया गया प्रोटोकॉल को अपनाया गया उसे क्या कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ 1997 के अंदर। क्या बताया इसके अंदर? ये नहीं बताया बाज। हाँ जी वो कर रहे क्या हो गया आप हाथ में लिखा हुआ ही नहीं यार। तुम्हारी समाप्त हो गया और यहाँ पे? चलो लेकिन कल ऐसे कैसे क्या होना चाहिए ये याद होना चाहिए।